अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बजटिंग के चैप्टर पे हमारी बात चल रही थी और बजटिंग के चैप्टर में हमने डिस्कशन काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रेफरेंस से हमारी हो चुकी थी और पास पेपर क्वेश्चंस पे हमने बात शुरू की थी। हमने पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो अभी तक जो डिस्कशन बजटिंग के एरिया पे हुई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई इशू आपके जहन में कोई बात करना चाह रहे हो आप, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, कोई क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस क्लास में डिस्कस हुई, उनसे रिलेटेड कोई मसला? जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हम फंक्शनल बजट पे हमने पहला सवाल किया था, अब हम कुछ सवाल P&L बजट के करेंगे, उसके बाद फिर हम कैश बजट पे जाएंगे। बैलेंस शीट बजट पे मैं बता चुका हूँ, हमें पास पेपर में शायद ही कोई सवाल नजर आए। सो P&L बजट पे हम चलते हैं और उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम देखते हैं। मैंने एजेंडा आपसे शेयर कर लिया हुआ है, हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। बेटा पेज नंबर, अरे कहाँ पे आ रहे हैं? 347 पे आ रहे हैं। इन क्वेश्चन के अलावा 2 क्वेश्चन मैंने और बोले थे, 22 और 9। ठीक है, ये क्वेश्चन पेज 347 पे आ रहे हैं, इनके अलावा 22 और 9 भी हम करेंगे। 22 और 9 टोटल क्वेश्चन बैंक में हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो 25 तक जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, उमेर एंटरप्राइजेज रिक्वायरमेंट कंप्यूट द टोटल बजटेड प्रॉफिट अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन, नंबर 1। नंबर 2, इफ रिकमेंडेशन ऑफ द कंसल्टेंट्स आर एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो हमें 2 पॉलिसीज के तहत बजटेड प्रॉफिट्स मेजर करना है। पार्ट वी ब्रीफली डिस्क्राइब, वो बाद में पढ़ लेंगे, 3 का सवाल है बाद में देखते हैं। फिलहाल 2 बजटेड P&L हमने बनाने हैं, एक करंट सिचुएशन के तहत और एक कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के बाद। सवाल हम पढ़ते हैं जी। ये सवाल इफ आई रिकॉल करेक्टली तो ये कैफ पास पेपर क्वेश्चन जरूर है, बट कैफ लेवल पे ये नहीं आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीए फाइनल लेवल पे, सीफैप लेवल पे, पुरानी स्कीम में जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहां पे होता था उधर ये क्वेश्चन अपेयर हुआ है, लेकिन हमारे क्वेश्चन बैंक का हिस्सा है। इट मींस आई कैप समझता है कि स्टूडेंट्स को इस लेवल तक प्रिपेयर होना चाहिए। अच्छा जी, होम अप्लायंसेज डिवीजन ऑफ उमेर एंटरप्राइजेज assembles and markets television sets. The company has a long-term agreement with a foreign supplier for the supply of electronic kits for its television sets. Relevant details extracted from the budget for the next year are as follows. अगले साल का बजट बना हुआ है जिसकी डिटेल, CNF value of each kit 9,500, estimated cost of import related expense and duties 900, variable cost of local value addition for each set 3,500, variable selling and admin expense per set 900, annual fixed production expense 12 million, annual fixed selling and admin expense 9 million. Fixed production overheads are allocated on the basis of budgeted production which is 5,000 units. ये वर्ड उसने यहाँ पे allocated लिख दिया, शायद absorb का वर्ड ज्यादा बेहतर होता है यहाँ पे, शायद absorb का वर्ड ज्यादा बेहतर होता है। ये हमारे एग्जामिनर में अक्सर allocated, apportioned, absorb, recovery कोई ऊंच नीच बदलता रहता है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से समझ लेना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्शन पे तकसीम करने की बात है तो वो absorption प्रोसेस की मदद से होती है। क्या में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। The present supply chain is as follows. ये करंटली बजट है और इसके मुताबिक सप्लाई चेन क्या, सप्लाई चेन से मुराद कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने में कौन कौन से बीच में पार्टीज इन्वॉल्व हैं, क्या प्रोसेस है। कंपनी सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एट अ प्रोडक्शन प्लस 25% मार्कअप। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देती है। डिस्ट्रीब्यूटर सेल टू होलसेलर एट 10% मार्जिन, होलसेलर सेल्स टू रिटेलर एट 4% मार्जिन, रिटेलर सेल्स टू कस्टमर एट अ रिटेल प्राइस दैट इज 10% मार्कअप ऑन देयर कॉस्ट। रिटेल प्राइस 10% मार्कअप ऑन देयर कॉस्ट, रिटेलर की कॉस्ट पे 10% ऐड करके फिर रिटेल प्राइस डिटरमिन की जाती है। तो ये सप्लाई चेन है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में प्रॉफिट्स एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारी डिटेल हमें यहाँ दी गई है। परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। अ बिजनेस कंसल्टिंग फर्म वाज हायर्ड टू असेस द सिचुएशन एंड इट हैज रिकमेंडेड द फॉलोइंग स्टेप्स। अच्छा जी, कंसल्टेंट ने क्या स्टेप्स रिकमेंड किए हैं? रिड्यूस द एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन बाय एलिमिनेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स। अभी सप्लाई चेन में क्या है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचती है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचती है, होलसेलर रिटेलर को दे रही है। रिकमेंडेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर भी उड़ा दो, होलसेलर भी उड़ा दो, मतलब कंपनी डायरेक्ट रिटेलर को बेचे। तो ये रिकमेंडेशन नंबर 1। रिड्यूस द रिटेल प्राइस बाय 5%। जो पुरानी रिटेल प्राइस है, रिटेल प्राइस क्या होती है, प्राइस चार्ज टू द एंड कंज्यूमर। तो जो पुरानी रिटेल प्राइस है उसमें 5% कमी कर दो। ऑफर सेल्स कमीशन टू रिटेलर 15% ऑफ रिटेल प्राइस। जो कमीशन, जो प्रॉफिट है रिटेलर का, पहले वो कमा रहा है अपनी कॉस्ट पे 10%, अब आप उसको रिटेल प्राइस का 15% प्रॉफिट ऑफर करेंगे इन द शेप ऑफ कमीशन।
प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, कंपनी अपने क्लाइंट्स को आफ्टर सेल सर्विस भी देनी शुरू करे। लॉन्च एडवर्टीजमेंट कैंपेन, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैंपेन वुड बी अराउंड 5 मिलियन, क्योंकि अब आपने डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर निकाल दिए हैं, अब आपको कस्टमर तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट राब्ता करने के लिए डायरेक्ट प्रमोशन करनी पड़ेगी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। 5 मिलियन उसका भी प्लान कीजिए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट अबव स्टेप्स विल इंक्रीज द डिमांड बाय 1500 सेट, डिमांड भी बढ़ जाएगी इन कामों से। एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस एस्टिमेटेड एट 450 पर सेट। आफ्टर सेल सर्विस के अपने पैसे कुछ नहीं कमाने, लेकिन कॉस्ट 450 रुपए पर सेट आपको लगेगी। अच्छा जी, ये है पूरी कहानी। मैं चाहूंगा एक बार जरा कहानी दोबारा पढ़ लो। करंट पीएनएल हमने बनाना है और फिर इन रिकमेंडेशन की इंप्लीमेंटेशन के बाद पीएनएल हमने बनाना है। तो एक बार जरा स्टोरी दोबारा पढ़ लीजिए, फिर हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ताकि जरा वेरिएबल्स और स्टोरी आपके ذहन में बैठ जाए। पार्ट A1, करंट हालात के तहत पीएनएल बनाना। अच्छा, हम अगर डाटा जैसे देखते हैं, हमें प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएबल फिक्स दोनों बताई गई हैं, और इसी तरह सेलिंग कॉस्ट में भी वेरिएबल और फिक्स दोनों बताई गई हैं। तो हमारा पीएनएल जो दिखेगा शायद वो रेवेन्यू या सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट लेस सेलिंग एंड एडमिन, क्या लिखा हुआ है? सेलिंग एंड एडमिन, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। ये हमारी करंट पॉलिसी के तहत हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे दिखेगा। फॉर्मेट पे जैसे हमने कहा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है, हम चाहें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को 2 से बता दें वेरिएबल फिक्स, या इसको वर्किंग में ले जाएं। हम चाहें तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस 2 से कर दें वेरिएबल फिक्स, या चाहें तो वर्किंग में ले जाएं। ये हमारे ऊपर है, हम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्मेट में हमारे पास रहती है। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद सेल्स। तो सेल्स होता है जी यूनिट्स, पता है हमें यूनिट कितने यूनिट बेचने हैं? 5000, बिल्कुल ठीक है। इनटू प्राइस, प्राइस क्या अभी हमें नहीं पता, वर्किंग 1 से प्राइस ले आएंगे हम, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हम वर्किंग 2 बना लेंगे, हम वर्किंग से वेरिएबल प्लस फिक्स सारी कॉस्ट इकट्ठी करके ले आएंगे। और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हम मुझे लगता है यहीं पे हम शो कर पाएंगे, उस पर कोई इशू नहीं है हमें। तो लेट्स स्टार्ट विद वर्किंग 1। हम पहले वर्किंग 1 पे जाते हैं कि हमारी प्राइस पर यूनिट क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने जो चीज समझने की बात है, हमारी प्राइस क्या है? हमारी प्राइस पॉइंट नंबर 1 पे एस्टैब्लिश हो जाती है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉस्ट प्लस 25% मार्कअप पे बेच देती है। अब उसके बाद आगे जितने प्रॉफिट्स और प्राइसेस आ रही हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर की प्राइसेस है। कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बुक हो गया, ठीक है। तो हमें अपनी प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर करनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो फिर बात आती है मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के तहत क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा हिंट भी है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये उसने वर्ड इवन ना भी लिखा होता, ये वर्ड उसने ना भी लिखा होता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बनता है। या तो वो लिख देता ना यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत मेजर की जाती है। ये सेकंड सपोर्टिंग हिंट है कि फिक्स्ड ओवरहेड को भी प्रोडक्शन में तकसीम करना है। ये सपोर्टिंग हिंट था। ये हिंट ना भी होता तो ये जुमला ही काफी था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 25%। यहीं से पता लग रहा था टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को भी प्रोडक्शन में तकसीम करना है। तो एनीवे, अच्छा जब हम बात शुरू करते हैं, हम वर्किंग 1 पे जाते हैं पहले प्राइस के लिए। तो वर्किंग 1 हम बनाते हैं यहाँ पे।
इसमें हम लेके आते हैं पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का ब्रेकअप हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है जी, इस टेबल में ही काफी हद तक। ये हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है, ये इंपोर्ट ड्यूटी ये भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है क्योंकि ये रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड होता है ना। फिर ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसको हम बाद में देखते हैं। ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। तो जनाब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में 3 कंपोनेंट्स है, 1 2 3। हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में एक 9,500, एक 900 और एक 3500, कितनी बनी? 13,900। ये हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। अब हम फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बनाते हैं। अब ये ख्याल रहे ये हम रुपीस पर यूनिट मेजर कर रहे हैं ना, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन। और बजटेड फिक्स कॉस्ट हमारी है प्रोडक्शन कॉस्ट 12 मिलियन और बजटेड प्रोडक्शन है 5,000। तो बताइए यहां से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? 2400। लीजिए जी, दिस गिव्स यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लीजिए, कितनी बनी? 16,300। और प्राइस हमारी क्या है? 25% मार्कअप के साथ। तो प्राइस बनेगी आपकी 16,300 इंटू 1.25, कितनी जी? 20,375। ये हमारी करंट प्राइस है, कॉस्ट प्लस 25, जिस पे हम करंटली डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहे हैं। लीजिए जी, यहाँ पे आपको ये प्राइस डालनी है 2375। रेवेन्यू लीजिएगा, रुपीज इन मिलियन कर लीजिए, काफी बड़ी फिगर बनने वाली है, तो रुपीज इन मिलियन कर लीजिए। 1000 में करना 1000 में कर ले, मिलियन में करना मिलियन में कर ले, कोई इशू नहीं है। मिलियन में लाइए जरा। 101.875 चलें जी, रुपीज इन मिलियन 101.875, रुपीज इन 1000 करते तो ये पॉइंट की जगह कॉमा बन जाना था, रुपीज इन 1000 बन जाता है। बहरहाल कोई इशू नहीं है जी। 101.875 मिलियन ये हमारे पास आ गई हमारा रेवेन्यू की फिगर करंट पॉलिसी के तहत। और करंट पॉलिसी के तहत हम अपनी कॉस्ट की तरफ चलें वर्किंग 2 से। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के हमारे 2 हिस्से आएंगे, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स तो भाई यहां से निकलती है ये 13,900 इंटू 5,000, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और फिक्स कॉस्ट तो सारी 12 मिलियन ऐसी आ जाएगी। 12 मिलियन रुपीज इन मिलियन में 12 मिलियन, तो ये कितनी बनती है मिलियन में? 69.5 मिलियन। लीजिए जी, यहां से सम कर लीजिए, तो ये आपकी बन गई 81.5 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स 81.5 मिलियन। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20.375 मिलियन, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से एडमिन सेलिंग लेस करने हैं, तो एडमिन सेलिंग के 2 हिस्से हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल। वेरिएबल है 900 रुपए पर यूनिट। मैं यहीं पे वर्किंग्स की बना देता हूं। 900 रुपए पर यूनिट है, 5,000 यूनिट्स प्लस 9 मिलियन, तो रुपीज इन मिलियन में बताइए कितना बन जाता है? 13.5 मिलियन। 13.5 मिलियन लीजिए जी, लेस कीजिए 6.875 मिलियन। करंट पॉलिसी के तहत हमारा P&L कैसे दिखेगा? ये हमने पार्ट ए का पहला हिस्सा। करंट पॉलिसी के तहत अगर हम चलते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 25% पे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचें, तो हमारा P&L क्या बनेगा? अगले साल हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे? जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, मैं इसी के नीचे अगर A2 कि अगर हम कंसल्टेंट्स प्रपोजल को इंप्लीमेंट करें तो हमारा P&L कैसे दिखेगा? कंसल्टेंट प्रपोजल इंप्लीमेंट करें तो हमारी इसी अंदाज में सेल्स आएगी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इसमें लेस होंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीजें आ जाएंगी। अब एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, बिल्कुल, आफ्टर सेल सर्विस का खर्चा आएगा, और कमीशन, सेल्स कमीशन, ये भी खर्चा आएगा। ठीक है जी, तो शायद हमारा P&L अब कुछ ऐसे दिखेगा। ये भी हम रुपीज इन मिलियन में ही बनाएंगे। जब हम कंसल्टेंट्स की प्रपोजल को इंप्लीमेंट करेंगे, हम कितने यूनिट्स बेचेंगे? 1500 ज्यादा 6500।
प्राइस हमारी क्या होगी, वी विल हैव टू वर्क दैट आउट। इसके लिए मैं वर्किंग बनाऊंगा, देखेंगे कौन सा नंबर वर्किंग इसके से आती है, बट फिलहाल प्राइस हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें कहा गया है कि जब हम कंसल्टेंट की प्रपोजल इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी रिटेल प्राइस पे हम रिटेलर को बेचेंगे, और वो रिटेल प्राइस क्या होगी, करंट रिटेल प्राइस से 5% कम। वो हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, उसकी वर्किंग बाद बनाएंगे, लंबा काम है, फिलहाल हम इसको होल्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्किंग 2 बन चुकी है, वर्किंग 3 से लेके आते हैं इसी पैटर्न पे, बिल्कुल वर्किंग 3 बनाते हैं। वर्किंग 3 कॉस्ट ऑफ सेल्स में वेरिएबल और फिक्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट दी जाती है। क्या ये प्रपोजल इंप्लीमेंट करने से हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई फर्क पड़ना है? सेम रहेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी वही वेरिएबल 13,900 ही रहेगी, लेकिन अब यूनिट बना रहे हैं 6,500, तो रुपीज इन मिलियन कितनी वेरिएबल कॉस्ट, 90.350 मिलियन, और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आना। लीजिए जी, ये होगी आपकी 102.350। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल, सेल्स की फिगर पेंडिंग है अभी, बट कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास आ गई 102.350। सेलिंग एडमिन, तो जिस तरह मैंने ये इक्वेशन बनाई है इसी तरह यहाँ पे हम इक्वेशन बना सकते हैं कि 900 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 6,500 यूनिट्स प्लस 9 मिलियन फिक्स कॉस्ट वहीं की वहीं। कितनी बनी जनाब सेलिंग एडमिन कॉस्ट जी बेटा, कितनी 14.25850, 14.850। एडवर्टीजमेंट कैंपेन कितनी लगेगी अगर कंसल्टेंट प्रपोजल इंप्लीमेंट करते हैं, 5 मिलियन। आफ्टर सेल सर्विस का खर्चा कितना है, 450 रुपीज पर यूनिट इंटू 6,500, कितनी जी 2.925 मिलियन। कमीशन जो सेल्स की फिगर आएगी उसका 15%। अब हमें सिर्फ प्राइस रेवेन्यू हो गया ना, एक वो तो पर यूनिट है, यूनिट से मल्टीप्लाई तो उसने भी खाना है ना, तो आप रेवेन्यू का 15% ले लोगे, तो प्राइस का 15% लेकर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट रेवेन्यू का 15% ले लो, की बात है। अब हमारी सिर्फ प्राइस की वर्किंग रह गई है, ये वर्किंग आ जाएगी तो सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ पे मैं आपको फिर वही बात बता दूं कि मैंने इजी वर्किंग पहले कर ली है। प्राइस मुझे 1-2 मिनट में समझ आई तो ठीक है, नहीं आती तो ज़ूम करके सवाल तो कंप्लीट करेंगे ना, तो प्राइस के 2-3 नंबर वही कटे, बाकी नंबर तो हमें मिले पूरे। अगर यहीं पे हम फंस गए, नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले सेल लिखेगा, यूनिट इंटू प्राइस करेगा, प्राइस की वर्किंग पे चला जाएगा। अब प्राइस पे वर्किंग पे गए, प्राइस की वर्किंग समझ नहीं आई तो 10 मिनट वहीं पे ज़ाया कर देने हैं, सब कुछ छोड़ के आगे चले जाना है। इसी अप्रोच को अवॉइड करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले एक फॉर्मेट सामने लिया करो। फॉर्मेट से आपको आइडिया हो जाता है भाई क्या क्या काम होने वाला है, कुछ चीजें आपको फौरन इजीली पिक हो रही हैं, जो इजीली पिक हो रही है उनको पहले डाल दो। अब एक फिगर हमारी है जिसपे हमें लग रहा है टाइम लगना, तब हम उस पर काम कर लेंगे इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगी, लेकिन हमने पहले इजी फिगर्स को डील कर लिया। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे प्राइस वर्कआउट करनी है और सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्राइस हमारी निकलेगी करंट रिटेल प्राइस का 95%, और करंट रिटेल प्राइस के लिए हमें ये पूरी सप्लाई चेन फॉलो करनी पड़ेगी। हमें यहां तक आना पड़ेगा कि करंटली कंसल्टेंट से पहले हमारा रिटेलर कस्टमर को कितने का टीवी बेच रहा है। तो कहानी शुरू हो रही है वो यहां से। तो अगर मैं वर्किंग नंबर 3 वर्किंग 4 हम बनाते हैं जी, वर्किंग 4 में हम पहले प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास ऑलरेडी है, यहां से हम प्राइस टू होलसेलर बनाएंगे, फिर यहां से हम प्राइस टू रिटेलर बनाएंगे, और फिर रिटेल प्राइस बनाएंगे जो कि प्राइस टू कस्टमर होती है। और जो हमारी ये सारा डाटा हम निकाल रहे हैं करंट इंफॉर्मेशन, करंट प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर, करंट प्राइस टू होलसेलर, करंट प्राइस टू रिटेलर, करंट प्राइस टू कस्टमर। इसके बाद हम निकालेंगे रिवाइज्ड रिटेल प्राइस जो कि हमें यूज करनी है अपने इस पीएनएल में। यहां पे हमें रिवाइज्ड रिटेल प्राइस यूज करनी है। तो प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर वी हैव ऑलरेडी वर्कड इन वर्किंग 1, कितनी है 20375 रुपीज। प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 20,375 वर्किंग 1 में। अब हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को जो बेचता है उसकी प्राइस क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर 10% मार्जिन पे बेचता है, ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर को प्राइस चार्ज हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटर की तो कमीशन कॉस्ट हुई ना ये, और डिस्ट्रीब्यूटर ने 10% मार्जिन कमाना है, तो मार्जिन का मतलब कॉस्ट इज 90, 2375 डिवाइडेड विद 90 इंटू 100, 226,369। ये है जी प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को 639, 226,339 ये है प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को चार्ज करेगा। उसके बाद होलसेलर मजीद 4% मार्जिन कमाता है, तो ये होलसेलर की कॉस्ट है। मार्जिन का मतलब ये 96 है, तो 226,339 ओवर 96 इंटू 100, 23582। और इसके बाद ये रिटेलर को प्राइस चार्ज हुई, ये रिटेलर की कॉस्ट बन गई। रिटेलर इस पे 10% मार्कअप ऐड करता है, तो 23582 इंटू 1.1, 10% कह लो या 1.1 कह लो, एक ही बात है। 2594
0। ये है हमारी करंट रिटेल प्राइस, करंट रिटेल प्राइस। और प्रपोजल क्या है, इस प्राइस में कमी कर दो कितनी, 5% की, मतलब इसका 95% ले लो, 24643। ये है जी हमारी प्रपोज्ड रिटेल प्राइस 2463 रुपीज इन मिलियन में। रेवेन्यू बोलो क्या आएगा, 160.179। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा, 57.829 जी। अब कमीशन ले लीजिए, सेल्स का 15% कमीशन, 160.179 का 15%, 24.026। अब यहां से आप नेट प्रॉफिट बना लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 1 2 3 4 कॉस्ट 11.027 मिलियन। तो अगर हम करंट पॉलिसी के तहत चलते रहे, हमारा एक्सपेक्टेड बजटेड प्रॉफिट 6.875 मिलियन है। अगर हम कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करें तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 11.027 मिलियन है। यही हमारी पार्ट ए की रिक्वायरमेंट थी। ये किसी कैलकुलेशन पे कोई दिक्कत, बजटिंग में मैंने आपको यही बात बताई। फॉर्मेट्स हमारे सिंपल है, पीएनएल मांगा है, पीएनएल का सिंपल तरीन फॉर्मेट बनाइए और कहानियां पढ़िए, जुमले पढ़िए, उसके मुताबिक वैल्यूज कैलकुलेट करते जाइए। यही है 8 जो रिक्वायर्ड है। स्टेटमेंट्स को समझ के स्टेटमेंट से नंबर बनाना, यही है 8 जो आपको रिक्वायर्ड है बजटिंग के क्वेश्चन में। बहुत ज्यादा स्किल चाहिए इसमें, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कोई हार्ड एंड फास्ट लंबे चौड़े प्रिंसिपल रूल्स नहीं होते बजटिंग के टॉपिक में। सारे रूल, सारे फॉर्मेट्स वही हैं जो आप अर्लियर स्टडीज में सीख चुके होते हो। यहाँ पे सिर्फ आपने उन बेसिक अर्लियर लर्न जो फॉर्मेट्स हैं उनको लेके फिगर्स कैलकुलेट करनी है स्टेटमेंट से। सब कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा, यूनिट्स कितने बढ़ेंगे, प्राइस कहाँ जाएगी, लिखी कहानी सारी उधर है। प्राइस मटीरियल कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, लेबर कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, अगर आएगा तो सब कुछ लिखा होगा। आपने उसको सिर्फ पढ़ना है, उसके मुताबिक रिवाइज वैल्यूज, प्रोजेक्टेड वैल्यूज निकालनी है, बजट आपका तैयार। जी बेटा, होलसेलर अब खत्म हो गया, अब आप सीधा रिटेलर को बेच रहे हो। हमसे कहा गया है कि अब आप अपनी रिटेल प्राइस 5% कम कर दोगे। तो पहले जो रिटेल प्राइस थी उससे 5% कम कर दोगे रिटेल प्राइस, और कहा गया है कि आप अपने रिटेलर को कमीशन दोगे इसके ऊपर 15%। रिटेल प्राइस 5% कम की और इस पे कमीशन मिलनी है रिटेलर को। इसका मतलब आपको रेवेन्यू प्राइस पे आना है और रेवेन्यू पे 15% आपने कमीशन पे करनी है। रिटेल प्राइस तो वो जो एंड कस्टमर को बेच रहे हैं। जी बेटा, जब आप रिटेलर, अब आप रिटेलर को बेच नहीं रहे, अब रिटेलर को आप बेचने पे कमीशन दे रहे हो। डिफरेंस ना, पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर को बेच के फारिग हो जाते थे, वो आगे होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, अपना प्रॉफिट खुद मेजर करके बेच रहे थे। अब आप रिटेलर को बेच नहीं रहे, अब आप रिटेलर को कमीशन दे रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। जो कमीशन देना है, जो पहले वाली रिटेल प्राइस है जी, हमें उस पे कमीशन नहीं देना चाहिए बेटा। क्यों भाई, क्यों भाई? आपकी रिटेल प्राइस अब रिवाइज होगी है, पहले वाली रिटेल प्राइस इज नो मोर रेलेवेंट, वो रेलेवेंट ही नहीं। आपकी रिटेल प्राइस कंसल्टेंट प्रपोजल के बाद रिवाइज हो गई है। जी, एनी क्वेश्चन? कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई, किसी पॉइंट पे मजीद क्लैरिफिकेशन चाहिए, पूछिए। रिक्वायरमेंट फिर पढ़ लें ताकि हम इंश्योर कर लें कि हमने इसको कंप्लीटली एड्रेस कर दिया। कंप्यूट द टोटल बजटेड प्रॉफिट अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन एंड इफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कंसल्टेंट्स आर एक्सेप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड। दैट्स इट। हमें सिर्फ पीएनएल ही बनाने थे, दोनों पीएनएल हमारे बन गए हैं। पार्ट बी, briefly describe what other factors would you consider while implementing the consultant's recommendation। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज तो नजर आ रहा है कि कंसल्टेंट की प्रपोजल कंप्लीमेंट करें प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, मतलब प्रॉफिट्स तो ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन व्हाट अदर फैक्टर्स, प्रॉफिट के अलावा क्या कंसीडर करना चाहिए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले? नाउ यू नीड टू थिंक लाइक अ बिजनेस मैनेजर, जिसने सिर्फ चीज बना के बेचनी नहीं है, वो पूरा नेटवर्क, पूरा सिस्टम मैनेज करना है। तो अगर हम कंसल्टेंट प्रपोजल्स की तरफ जाते हैं तो इश्यूज क्या आएंगे? सबसे पहले वी नीड टू प्रोड्यूस एंड सेल 6500 यूनिट्स। डू वी हैव द कैपेसिटी टू मेक 6500 यूनिट्स? पहली चीज ये देखनी है। भी प्रपोजल कह रही है 6500 यूनिट बना के बेच दोगे, तो हमने प्रपोजल सब इंप्लीमेंट कर दी, पता लगे प्रोडक्शन की कैपेसिटी तो 5500 से आगे जाती नहीं है। तो पहले कैपेसिटी देखो भी 6500 बेचने की हमारी है, प्रोडक्शन कर सकेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, अभी हम यूनिट्स बना के बेच देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। यूनिट्स हमसे फैक्ट्री से, मतलब फैक्ट्री की सेल्स टीम की जिम्मेदारी है डिस्ट्रीब्यूटर से डील करना, डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है होलसेलर से डील करना, होलसेलर की जिम्मेदारी है रिटेलर से डील करना। तो भाई अब हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर भी निकाल दो, होलसेलर भी निकाल दो, हमारी टीम डायरेक्ट डील करे रिटेलर से। तो क्या हमारी टीम इतनी हैवी है, उसमें इतने रिसोर्सेज हैं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो 4 हैं या 6 हैं, उसके बाद होलसेलर में भी 40 या 50 होंगे, उसके बाद कस्टमर तो हो सकता है सैकड़ों और रिटेलर तो सैकड़ों में होंगे। तो क्या हमारी सेल्स टीम सैकड़ों रिटेलर से डील करने की कैपेसिटी रखती है? ये भी सर्च करने की जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा अभी हमारे कस्टमर, हमारी कंपनी का कस्टमर अभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको हम बेच रहे हैं ना, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर निकालेंगे तो हमारी कंपनी के कस्टमर बन जाएंगे रिटेलर। तो भाई कस्टमर को बेचना, उनसे रिकवरी करना, क्या हमारे पास इतनी बड़ी टीम है कि रिटेलर से डील कर सके? दिस इज अनदर चैलेंज। दूसरा इशू हो गया, तीसरा इशू क्या जी? आफ्टर सेल सर्विस दो। डू वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर
टू ऑफर प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस के लिए आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, लेबर भी चाहिए जो वो सर्विस दे सके। तो क्या हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है?